कि कितने टाइप के वेक्टर होते हैं। तो वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, पैरेलल एंड इक्वल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स। अब ये मैंने क्यों पढ़ा दिया तुम्हें, इसलिए बता दिया कि इन जनरल कभी भी जरूरत पड़ जाती है आपको, डायरेक्ट सवाल में या डायरेक्ट किसी भी जगह पर आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। जैसे कभी भी आप मान लो कोई फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वहां पर पूछ लिया जाएगा। तो ये चीजें आपको बिल्कुल हमेशा पता होनी चाहिए। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। एंड ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये पूरे फिजिक्स में हमेशा जब तक तुम फिजिक्स पढ़ोगे तब तक इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या? वेक्टर एल्जेब्रा, जिसमें एडिशन ऑफ वेक्टर हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, तो हम लोग जानते हैं वेक्टर एडिशन सीखना है, मल्टीप्लिकेशन सीखना है। तो वेक्टर एडिशन का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक कोई वेक्टर है, दिस इज द वेक्टर, सपोज इट्स नेम इज, क्या नाम रख लिया जाए, मान लो वेक्टर ए नाम रख लिया गया। ठीक है, तो इस वेक्टर ए का मतलब क्या हुआ कि यहां से अगर इसका नाम मैं रखूं क्या, एल, इसका नाम रखूं एम, तो लेंथ ऑफ एल एम क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, एंड हाँ, मॉड ऑफ वेक्टर ए दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग लाइक दिस। मॉड ऑफ ए को मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया? केवल ए, सिंपल ए से भी मॉड को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर उस पर एरो लगा है तो वो वेक्टर कहलाएगा, एरो नहीं लगा है तो सिंपल उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। समझ आई बात? ठीक है, इस वेक्टर को मुझे क्या करना है? ऐड करना है, किसके साथ? एक ऐसे वेक्टर के साथ जो कि इस वेक्टर ए की डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है। मान लो कोई एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, कितने एंगल पर है ये? थीटा एंगल पर है। कौन? इस वेक्टर का नाम मैंने दे दिया क्या? बी। वेक्टर बी में अगर ये m है, इस पॉइंट को नाम m दे देते हैं, इसको हम n दे देते हैं। तो m से n तक की लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? लेंथ ऑफ mn क्या रिप्रेजेंट करेगा? हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो दिस इज द पर्पस, हमें क्या करना है? दो वेक्टर ऐड करना है। छोटा सा एग्जांपल मैं तुम्हें समझाऊं। जैसे देखो, मान लो मेरे पास यहां पर क्या है, ये हमारे पास एक कोई ब्लॉक है जिस पर तुमने एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, F1 दैट इज 10 न्यूटन का। ओके, एंड एट द सेम टाइम तुमने यहां पर एक और फोर्स लगा दिया यहां पर, दैट इज F2, कितने का? मान लो 60 न्यूटन का। एक एग्जांपल ले रहा हूं। द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज सपोज 60 डिग्री। सो व्हाट विल बी द नेट फोर्स? मतलब क्या हुआ इसका कि व्हाट विल द रिजल्टेंट, व्हाट इज द अल्टीमेट फोर्स? अल्टीमेटली ये किस फोर्स से आगे बढ़ेगा, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, जनरली अगर यही क्या होता, फोर्स ना होता, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मुझे जोड़ने के लिए स्पेशल अलजेब्रा की जरूरत ना होती। सिंपल, जैसे मान लो हमने कहा ये एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg। ठीक है, और ये एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास है कितना बेटा? मान लो 20 kg। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, एक के ऊपर एक रख दिया ऐसे। ठीक है, what is the total mass of the system? What will you say? What is the total mass of the system? तुम कहोगे सर m1 प्लस m2। मुझे सोचना है क्या किसी तरीके से? कुछ भी नहीं सोचना है, we will just write the answer that is 30। बोलो, बट यहां पर तुम्हें क्या होगा? तुम्हें डायरेक्शन के साथ सोचना होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको ज्योमेट्रिकल एडिशन भी कहते हैं। ठीक है, geometrical addition. Why geometrical addition? You can just get the resultant by the geometrical method, a very basic method that is called geometrical method। इससे भी निकाल सकते हो। देखो कैसे आते हैं उस पे। हमें इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है ना भाई, तो इनको ऐड करने का जो सबसे पहला तरीका है, उस तरीके का नाम है क्या? ट्रायंगल लॉ। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? ट्रायंगल लॉ। ठीक है, द ट्रायंगल लॉ इज व्हाट? ये कहता है क्या कि अगर हमारे पास दोनों वेक्टर ए और बी हैं और इनको मैं किसी ट्रायंगल के, है ना, दो साइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं। ठीक है, इफ द वेक्टर ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड एज टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल विद इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड,
मतलब ए और बी अपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ किसी ट्रायंगल के दो साइड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाएं, तो ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होगा इन ऑपोजिट ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं बेटा, क्या मैंने बोला देख, इफ वेक्टर ए एंड बी आर represented as the two adjacent sides or two sides of a triangle with its direction and magnitude, ध्यान देना, direction and magnitude in same order, then the third side of the triangle in opposite order will represent their resultant। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को तुम एज इट इज याद कर लो, तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में रिजल्टेंट ये मतलब पूरा स्टेटमेंट पूछा ही जाएगा। ठीक है, मतलब लेकिन इसका क्या होता है ये मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको, और बहुत जरूरी है आपको समझना। कह रहा क्या, इफ ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड एज द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, किसी ट्रायंगल के दो साइड के फॉर्म में, कैसे, विद इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या हुआ कि ए अगर यहाँ एल एम है सेम डायरेक्शन में, मतलब सेम एज इट इज उसी डायरेक्शन में तुमने रिप्रेजेंट कर दिया, बोल भाई, और बी है तो बी को भी क्या कर दिया, उसी डायरेक्शन में, देख जिस डायरेक्शन में यहाँ बी दिख रहा है ये भी उसी डायरेक्शन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोल, है ना। और क्या कह रहा है उसके साथ साथ, इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का मतलब ये होता है बेटा, देख जैसे ये गया टेल टू हेड जा रहे हो ना, और अगला कहाँ गया, अगला भी टेल टू हेड जा रहा है, ठीक है, तो दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज सेम ऑर्डर, मतलब एल से एम को रिप्रेजेंट किया और एम को एन से कनेक्ट कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेम ऑर्डर। और कैसे, विद देयर डायरेक्शन, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड। देन द थर्ड साइड कौन सी होगी बेटा, एल एम, एल एन हो गया थर्ड साइड, इन ऑपोजिट ऑर्डर, ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, देख अभी तक कैसे चल रहे थे, हेड टू टेल, सॉरी टेल टू हेड, देन अगेन टेल टू हेड, और यहां से अगर मैं सीधे फिर से आ जाता यहाँ पे क्या, टेल टू हेड, तो इसे हम सेम ऑर्डर कर लेते, इसे क्या बोलते हैं, सेम ऑर्डर। लेकिन जो थर्ड साइड है वो कैसे है, इसके ऑपोजिट, तो इसे क्या बोला गया, इन ऑपोजिट ऑर्डर, समझ आ रही बात, तो इन ऑपोजिट ऑर्डर दिस थर्ड साइड विल गिव यू द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, कैसे जरा समझते हैं, यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज को, कैसे ऐड करते हैं, देख मान ले तेरे पास क्या है, एक फोर्स है दैट इज 20 न्यूटन का, और दूसरा फोर्स है क्या, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैंने कहा एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, इसका मैग्नीट्यूड है 40 यूनिट का और इसकी मैग्नीट्यूड है मान लो 20 यूनिट का, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और दोनों एक दूसरे के साथ 30 डिग्री पर काम कर रहे हैं, ठीक, तो आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो बाई ज्योमेट्री आप कैसे निकाल सकते हो, आप स्केलर से क्या स्केल से क्या करो, पहले इसकी स्केलिंग कर लो, मान लो तुमने क्या कह दिया कि मान ले 10 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट, 1 सेंटीमीटर, आ रहा हूँ, 10 यूनिट इज इक्वल टू क्या, 1 सेंटीमीटर, तो बता व्हाट मस्ट बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, 4 सेंटीमीटर, बोल भाई, व्हाट मस्ट बी द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो अपने स्केल से एक 4 सेंटीमीटर की लाइन आपने ड्रॉ करी और इसको आपने वेक्टर ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इसका डायरेक्शन क्या है, ये है, इसके डायरेक्शन से ये जो वेक्टर बी है वो कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री, तो आपने 30 डिग्री पर एक दूसरी लाइन यहां से आपने ड्रॉ करी जिसका मैग्नीट्यूड कितना बेटा, 2 सेंटीमीटर लेंथ के बराबर है, ठीक है, तो तीसरा जो इसका साइड है इस ट्रायंगल का, अगर इस ट्रायंगल को कंप्लीट किया जाए
तो दिस थर्ड साइड, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड विल गिव यू व्हाट, द रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब मान लो तुम स्केल रख के यहाँ पर मेजर करोगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, मान लो आ गया कुछ 6, ठीक है। तो 6 क्या होगा, आर की वैल्यू, आर क्या है, आर इज द सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो अगर हम दो वेक्टर का सम करते हैं तो मुझे मिलता क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है जिसका नाम क्या है, वेक्टर आर। और उस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहां से यहां तक की साइड की लेंथ होगी। ओके, नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन, तो इसलिए यहां पर लिखा गया क्या, इन ऑपोजिट ऑर्डर। ये जो होगा ये ऑपोजिट ऑर्डर में डायरेक्शन होगा, मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन एक्चुअली है क्या, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्शन। यानी कि ए के साथ ये एंगल कितना बनाएगा, मान लो एंगल फाइव बना रहा है, तो कैन यू मेजर दिस एंगल फाइव, बोलो भाई। आपने प्रोटेक्टर से मेजर कर लिया है ना, और आपने कह दिया क्या कि यहां पर जो ये दोनों फोर्स लग रहे थे या दोनों क्वांटिटीज थी, इनका जो रिजल्टेंट है वो इधर लगेगा। समझ गए बात। बेटा ये तुम्हें मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे टीचर समझा देते हैं, तुम्हें रटा देते हैं, समझ तुम्हें कभी नहीं आता है। ठीक है, तो लेट्स सी। हमने कहा क्या कि इसका मतलब ये समझ में आ गया कि दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, एंड दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर, which is the vector sum of vector A and B. Okay, this angle is how much, theta. अब ये हमारे पास जो वेक्टर R आया है, इस वेक्टर R का मुझे क्या पता होना चाहिए, पता है, इसकी लेंथ मुझे निकालनी आनी चाहिए। ठीक, तभी हम रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का निकाल पाएंगे ना, R की वैल्यू निकाल पाएंगे तभी, बोलो। तो अब मान लो ये तुम्हारे पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में उस लेंथ को कैसे निकाला जाए, तो हमने यहाँ पर क्या कर दी, दो कंस्ट्रक्शंस कर दिए। एक क्या, इस ए को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, और यहां से एन से क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, LMNO पॉइंट नाम दे देता हूँ। ठीक है, और ये क्या तुम्हें दिख रहा है, एक राइट एंगल दिख रहा है, बोलो भाई। अब तुम्हारे पास एक ट्रायंगल राइट एंगल हो गया, LNO, LNO दिख रहा है बेटा, हेलो, हाँ। अगर तुम्हें LNO दिख रहा है तो एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। LNO दिख रहा है तो इस चीज को हम लोग जरा यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज व्हाट, द वेक्टर ए, दिस वाज व्हाट, वेक्टर बी। अब इसका नाम है क्या, एम, सॉरी एल से स्टार्ट किया था हम लोग, इसका नाम है एल, एम और एन, और इसको मैंने यहाँ से मिला दिया। ठीक है, अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड और ये एंगल थीटा निकालना है, ताकि मेरे रिजल्टेंट आर का, जो कि सम है क्या वेक्टर ए और बी का, तो इसका रिजल्टेंट मुझे मिल जाए। ठीक है, यानी कि आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये मुझे निकालना है, और ये ए के साथ एंगल कितना बनाएगा, तो फाई इज द एंगल किसका, ऑफ रिजल्टेंट विद वेक्टर ए। ठीक है, चलो, अब मैंने इसको आगे बढ़ाया और इससे यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो मुझे बताओ एल से एम तक की लेंथ कितनी है, ए है, बोलो, और एम से एन तक की लेंथ कितनी है, बी है। ये एंगल कितना है, थीटा। तो इन ट्रायंगल एम एन ओ में बताओ बेस कितना होगा, बी कॉस थीटा होगा, बोलो, और ये बी साइन थीटा होगा। सभी को समझ आ रहा है ना ये चीज। हाँ, तो अब ये बात तुम्हें जैसे समझ में आ गई, तो तुम्हें क्या पता चल गया, बता, टोटल लेंथ ऑफ बेस कितना हो गया, ए प्लस बी कॉस थीटा हो गई, और टोटल लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना हो गया, बी साइन थीटा हो गया। तो कैन वी फाइंड आउट दिस ln in a right angle triangle LNO? How will you get the value of ln?
दैट इज LO स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। L से N तक की लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ R स्क्वायर, दैट इज A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर। जस्ट सिंप्लीफाई दिस, what will be the value? A square plus B square cos square theta plus 2AB cos theta और प्लस B square sin square theta। B square sin square theta और B square cos square theta में से क्या कॉमन हो सकता है बताओ? क्या बचेगा अंदर? sin square theta प्लस cos square theta, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो इसमें क्या लिखेंगे? 2AB cos theta। मतलब R की वैल्यू क्या आ गई बेटा? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? अब देखो, अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई है तो बताओ ये एंगल फाई कितना होगा? फाई, ये एंगल इन द सेम ट्रायंगल अगर देखा जाए तो बता, tan फाई की वैल्यू क्या होगी? इस ट्रायंगल में देख के बताना। B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। सभी को याद रहेगा ये चीज? यानी कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर, दो वेक्टर हैं, दोनों किसी एंगल पर काम कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट यानी कि ऐड करने का क्या तरीका होता है? ये तरीका होता है। और ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ये। और उसका एंगल क्या होगा? ये होगा। समझ आ गई बात सबको? और इसका लॉ क्या होता है? ट्रायंगल लॉ होता है। समझ गए बेटा? हाँ, अभी दिखा दूंगा, बस 2 मिनट रुको। अब देखो, ये जो ट्रायंगल लॉ यहाँ पर हमने बताया है, ठीक है, इसी ट्रायंगल लॉ के ही पार्ट में ये एक तरीका हो गया, दिस इज द वन मेथड। एक और मेथड आपके सामने आता है जिसका केवल आपको स्टेटमेंट याद करना है, तरीका सेम टू सेम निकालने का। जैसे देखो, यही वेक्टर ए था, यही वेक्टर बी था, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि इफ वेक्टर ए एंड बी, ठीक है, वेक्टर ए और बी, ये कौन हो गया? वेक्टर ए। और ये कौन हो गया? वेक्टर बी। आर रिप्रेजेंटेड एज द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम बन रहा है बेटा? देखो, ये देखो, एल एम एन पी मान लेते हैं। तो यहां पर ये जो है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक साइड को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दूसरे साइड को। क्योंकि पैरेललोग्राम है तो इसकी लेंथ जितनी होगी उतनी लेंथ इसकी भी होगी, बी बी। और जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ ए की भी होगी। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? तो कह रहा है क्या कि इफ टू वेक्टर्स जिनको हमें ऐड करना है, बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन इट्स लॉन्गर या लॉन्गेस्ट डायगोनल विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये ग्रीन वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा? आर, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बोलो, बात समझ में आया? तो बस स्टेटमेंट इसका डिफरेंट है, बाकी क्या है? यहां पर जैसे कह रहा है इफ ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड, यहां से चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्या? अ पैरेललोग्राम, देन इट्स डायगोनल विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स रिजल्टेंट। समझ आ गई बात? बोलो भाई। हाँ, तो ये क्या होता है बेटा? बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ होता है। इस पैरेललोग्राम लॉ को भी हम क्या करेंगे, अगर हम लोग आगे ड्रॉ करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा। यहां पर भी वो ट्रायंगल बन गया बेटा, देख, एल एन ओ। ये एंगल आप निकाल सकते हो कैसे? क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? ए प्लस बी कॉस थीटा। द थिंग्स आर सिमिलर, क्योंकि ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। ये थीटा, तो ये भी थीटा, ठीक है, समझ गए? और ये क्या हो जाएगा बेटा? बी साइन थीटा। Okay, the calculation and everything will be same and you will get the resultant vector similar, but geometry दोनों की अलग अलग है। Okay, बोलो भाई, समझ गए ये बात? Okay, चलो, अब थोड़ा सा मैं नोट करना है बेटा, नोट कर लो जल्दी से, थोड़ा सा कहानी को मैं और आगे बढ़ाऊंगा।
हो गया नोट? हम्म। क्या इतना आज तुम लोग डेरिवेशन कम से कम इस डेरिवेशन को 2 से 3 बार करोगे आप? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। चल, अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं, फिर इसके स्पेशल केसेस को करेंगे। एग्जाम्पल जैसे, मान लो मैंने कहा क्या कि इफ a force of 10 Newton is applied, 10 नहीं 12 कर लेते हैं, 12 Newton is applied on a block due east, and another force of 5 Newton is applied at 90 डिग्री, और सिंपली लिख सकते हैं ड्यू नॉर्थ on the same block। ठीक है, then find the net force। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। सपोज दिस इज द ब्लॉक, दिस इज द ब्लॉक। ईस्ट किधर है बेटा? यहाँ पर है। और नॉर्थ किधर है बेटा? यहाँ पर है। ठीक है, एक फोर्स है क्या, F1। F1 को हम क्या मान सकते हैं? ए मान सकते हैं ना, जिसकी वैल्यू कितनी है? 12 न्यूटन की। F2 कितना है? 5 न्यूटन का। ये दो फोर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ बेटा? 90 डिग्री। बोलो, तो बताओ इन दोनों का नेट फोर्स किधर काम करेगा? कुछ इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, किसी डायरेक्शन दोनों के बीच में। बोलो भाई। तो ये जो रिजल्टेंट इसका होगा एफ नेट, उसकी वैल्यू कितनी होगी ये निकालना है, और ईस्ट के साथ कितने एंगल पर जाएगा ये निकालना है। यही हमारा दोनों पर्पस है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, जरा मुझे बताओ। एफ नेट का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos theta। Just put the value of F1। F1 is how much? 12 square plus 5 square plus 2 into 12 into 5 into cos 90 degree। What must be the value? 144 plus 25 plus 0। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो क्या आ जाएगा? 169 13। प्लस और माइनस लिखने की यहाँ जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन किया है। इस फॉर्मूले में प्लस माइनस नहीं आता, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। ओके बेटा, सो दिस इज हाउ मच? 13 न्यूटन। ओके, एंड कह रहा है ये एंगल कितना होगा, ये एंगल। तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं बेटा? tan फाइव, दैट इज बी। बी का मतलब क्या? F2 साइन थीटा, है ना। थीटा कितना है? 90 अपॉन बी, सॉरी F1 प्लस F2 cos 90। तो यार tan फाइव कितना हो जाएगा? देख, F2 कितना है? 12, साइन 90 की वैल्यू 1, F1 कितना है? सॉरी उल्टा हो गया ना, F2 तो 5 है,
दिस इज व्हाट 5/12। समझ आ गई बात? तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई? tan इनवर्स 5/12। तो दिस इज योर आंसर। क्या सभी को ये बात समझ में आ रही है? क्या, क्या आपने वेक्टर एडिशन सीख लिया? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने। चलो, बस छोटी छोटी और कुछ चीजें हमें हैं जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। जैसे नोट नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। इसका मतलब दोनों कैसे वेक्टर हैं बेटा? इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या? ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर। ओके, तो ऐसे केस में बताओ इनका जो रिजल्टेंट होगा आर, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? देख जरा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। क्या आएगा रिजल्टेंट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं? ए बी, सॉरी, क्या बन जाएगा? ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा ना बेटा? हाँ, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड को अगर हम जोड़ ले डायरेक्टली तो मुझे नेट मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ समझना यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो कहते थे ना कि एक ऑब्जेक्ट है जिस पर यहाँ पर अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक फोर्स इसी डायरेक्शन में एक और लगा दिया जाए, कितना बेटा? मान लो 20 न्यूटन का। तो व्हाट इज द नेट फोर्स नाउ? कैन यू टेल मी? सिंपल, एक बच्चा इसे पुश कर रहा था, एक और आके इसे पुश करने लगा, तो कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ लेते थे हम लोग। लेकिन हम जोड़ते क्यों थे? इसके पीछे का लॉजिक आज तुम्हारा क्लियर हुआ होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम होता है और उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या आ जाता है बेटा? दोनों का सम आ जाता है। बोलो, समझ गए बात? तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं क्या? इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल then their resultant are the sum. Simple. And what will be the direction of net force? अल्टीमेट 30 न्यूटन किधर लग रहा है? अल्टीमेटली वो इसी डायरेक्शन में तो लग रहा है बेटा, बोल। तो अगर हम लोग यहाँ पर tan फाइव ही निकालना चाहें तो जरा सोच के देखो, b sin 0 डिग्री अपॉन a प्लस बी कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो tan फाइव बराबर क्या है? tan 0। तो फाइव बराबर क्या है? 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन कहाँ हो गया है? यहीं पर हो गया, सेम डायरेक्शन में। बोलो, बात समझ में आया बेटा? तो दिस इज नोट नंबर 1। ठीक है, मैंने नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं नोट दे रहा हूँ, दूंगा अभी तुम्हें, सेंड कर दूंगा। नोट नंबर 2 में देखो, टाइम थोड़ा सा कम है। नोट नंबर 2, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि दोनों कैसे वेक्टर होते बेटा? बताओ। एंटी पैरेलल होते। इसका मतलब, हाँ, कि एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। तुम लोगों को तो ऑलरेडी पता है यार, अगर ये ए इधर काम कर रहा है, बी इधर काम कर रहा है, तो नेट कितना हो जाएगा? ए माइनस बी। बोलो, और इसका डायरेक्शन किधर रहेगा? हमेशा जो बड़ा फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ। तो ऐसे कंडीशन कैसे आते हैं? देखो, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 180 डिग्री?
माइनस टू ए बी, तो कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फंडा बन गया ये, दैट विल गिव यू a माइनस बी। आर यू गेटिंग दिस? ओके, द लास्ट थिंग इज नोट नंबर 3। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो, ऐसे, है ना, तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? देखो कि वेक्टर ए ऐसे है और वेक्टर बी को कैसे रिप्रेजेंट कर दो, ऐसे रिप्रेजेंट कर दो बी को, तो यही तो रिजल्टेंट हो जाएगा बेटा, बोल बता। इन दोनों के बीच का एंगल कितना? 90, तो रिजल्टेंट की वैल्यू डायरेक्टली पाइथागोरस से निकाला जा सकता है, बोलो। और अगर इस फॉर्मूले में रखा जाए तो भी वही आएगा, देख जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0। तो यू विल गेट व्हाट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आई बात? और ये एंगल फाई निकालना हो तो क्या करोगे इस ट्रायंगल में? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है? बी, और बेस क्या है? ए, तो सीधे सीधे tan फाई लगा सकते हो बेटा, बी अपॉन ए। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई सभी लोगों को? बोलो भाई। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एडिशन ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करेंगे, इसके बारे में आज की कहानी ये थी। और इसमें आप लोगों को बेसिकली इतना ही डिस्कस करना था, एडिशन। व्हाट विल यू डू फॉर होमवर्क? यू विल जस्ट रिवाइज द कॉन्सेप्ट टुडे, है ना। इफ यू हैव द बुक्स तो यू कैन गो थ्रू द बुक्स एज वेल, अदरवाइज दिस इज मोर देन सफिशिएंट नोट जो मैं आपको अभी सेंड करूंगा आपके ग्रुप में। समझ आ गई बात? बोलो भाई।